So we will start with the last theory topic of this chapter, which is hysteresis. Actually this is also called as magnetic hysteresis, right? तो ये hysteresis क्या होता है, we'll see in detail today. It is a very interesting topic, but of course it is purely theoretical topic. और आपको hysteresis समझना है तो आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा. थोड़ा सा भी अगर तुमने गलती किया है, बाय द वे आई एम रिपीटिंग अगेन, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस. आपके बुक में नोट्स में मैग्नेटिक ये वर्ड लिखा नहीं है तो वहाँ पे लिख लो, बिकॉज दिस इज प्योरली मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक हिस्टेरेसिस आल्सो, वो आपको सिलेबस में नहीं है. वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन हिस्टेरेसिस एंड मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस. नाउ व्हाट इज दिस मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस? बेसिकली हिस्टेरेसिस इज जस्ट अ ग्राफ. ये एक ग्राफ होता है, ग्राफ. इट बेसिकली लुक्स लाइक अ लूप. तो क्योंकि ये ग्राफ है और ये एक लूप जैसा दिखता है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले से एक ग्राफ प्लॉट कर देता हूँ. तो आई विल हैव अ ग्राफ हियर. और ग्राफ है तो बेसिकली तुमको दो एक्सिस लगते हैं और दो एक्सिस में से एक एक्सिस पे तुम कुछ प्लॉट करते हो और एक दूसरे एक्सिस पे कुछ और प्लॉट करते हो. तो यहाँ पे ये जो ग्राफ है, इट हैज़ magnetic intensity H along x-axis, horizontal axis, और total magnetic induction B, total ये word भूलना नहीं, total, that is B along y-axis. और hysteresis ये ग्राफ समझने के लिए what I will do is, मैं पहले से कुछ points मार्क करके रख देता हूँ. I'll put some points here. This is some point here, एक point है यहाँ पे, some point here, okay. Then I have some point over here and मैं से फिलहाल पॉइंट्स मार्क कर रहा हूँ. एंड आई हैव अ पॉइंट ओवर हियर ऑल्सो. तो इधर एक पॉइंट है, उधर एक पॉइंट है. गुड. देन आई हैव अ पॉइंट समवेयर ओवर हियर ऑल्सो. यहाँ पे एक पॉइंट है. शिफ्ट करना पड़ेगा तो बाद में कर लेंगे, फिलहाल से पॉइंट्स को मार्क कर देते हैं. जस्ट मार्क डाउन सम पॉइंट्स ओवर हियर और एक एक करके समझेंगे व्हाट आर दिस पॉइंट्स. आई विल कॉल दिस एज O, starting point, origin O. This as A. Then I will also take some points on this axis B. और यहाँ पे भी एक पॉइंट लूंगा मैं. I will take some point over here also. तो दो पॉइंट है y एक्सिस पे, दो पॉइंट है x एक्सिस पे, दो पॉइंट है xy प्लेन में, एक पॉइंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक पॉइंट है थर्ड क्वाड्रेंट में, राइट. अब ये एक्चुअली पॉइंट्स क्या है वो देखेंगे एक एक करके. इसको ये बोल दिया, दिस इज लेट अस से बी पॉइंट, दिस इज लेट अस से सी पॉइंट, दिस इज लेट अस से ये आगे आपका डी पॉइंट. आई विल कॉल दिस एज ई पॉइंट एंड फाइनली आई विल कॉल दिस एज एफ पॉइंट. गुड. टू अंडरस्टैंड हिस्टेरेसिस पहले मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया, क्योंकि हिस्टेरेसिस का मतलब लूप होता है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैग्नेटिज्म ऑल्सो एंड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनीवेयर यू रीड. अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड के कॉन्टेक्स्ट में भी पढ़ रहे होंगे तो वो एक लूप ही होता है, एक ग्राफ होता है. इट इज अ क्लोज लूप. एंड यू नो क्लोज लूप मतलब क्या? स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट आर सेम. जैसे हमने थर्मोडायनामिक्स में देखा था, व्हेन यू से इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस, तो स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट आर सेम. तो यहाँ भी वैसा ही है. और रिमेंबर, इट इज अ ग्राफ ऑफ H विच इज फील्ड इंटेंसिटी वर्सेज B विच इज टोटल फील्ड. डू नॉट कंफ्यूज दिस विथ मैग्नेटाइजेशन ऑफ सैंपल. तो आई विल स्टार्ट विथ सम इक्वेशंस एंड अ डायग्राम ऑल्सो. तो ऐसा है, आई विल ड्रॉ डायग्राम. हमारे पास है एक, लेट अस से अ रॉड. इसको तुम सोलेनॉइड भी बोल सकते हो. तो यू हैव अ रॉड, अ सोलेनॉइड. लेट अस कॉल दिस एज अ सोलेनॉइड. तो हमारे पास एक सोलेनॉइड है. एंड एज यू रिमेंबर कि सोलेनॉइड के ऊपर होता है वाइंडिंग्स. तो वी पुट यहाँ पे वी पुट वाइंडिंग्स मोस्टली मेड अप ऑफ कॉपर वाइंडिंग होता है यहाँ पे, राइट. एंड देन इस वाइंडिंग में से तुम करंट सर्कुलेट कर सकते हो. करेंगे, बाद में करेंगे. अब फिलहाल इसके सेंटर पे, इस सोलेनॉइड के सेंटर पे हमने रख दिया एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल. इसका मतलब हिस्टेरेसिस किसी में बात कर रहे हो वो इट इज फॉर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस. तो हमने सेंटर पे रख दिया एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस. क्या है ये? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस. क्या है ये? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस. अब आपको ये पता होना चाहिए. अब इसके बाद व्हाट आई विल डू इज, मैं ये जो सेंटर पे रॉड है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, मैं ये सब्सटेंस ड्रॉ कर रहा हूँ इन डिटेल. मतलब आई एम शोइंग यू व्हाट हैपेंस इनसाइड अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस. तो ये जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस था विच वॉज एट द सेंटर
एट द सेंटर ऑफ द सोलेनोइड अलोंग द एक्सिस। तो जो फेरोमैटिक सब्सटेंस है, अगर तुम फेरोमैटिक सब्सटेंस को डिटेल में तुमको पता है कि फेरोमैटिक सब्सटेंस के अंदर होता क्या है, डू यू रिमेंबर देयर आर स्मॉल स्मॉल डोमेन्स इनसाइड अ फेरोमैटिक सब्सटेंसेस। यस, डोमेन क्यों बना? बिकॉज फेरोमैटिक सब्सटेंस में जो नेबरिंग एटम्स होते हैं, रिमेंबर यहाँ पे फेरोमैटिक और पैरामैटिक सब्सटेंस दे हैव ऑड नंबर ऑफ electrons. The atoms of paramagnetic and ferromagnetic have odd number of electrons. क्योंकि odd number of electrons है तो वहां पे हर एक एटम के पास रेसिडुअल मैग्नेटिक फील्ड है। याद है क्या? अगर तुम डायमैग्नेटिक की बात करोगे तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आर मेड अप ऑफ एटम व्हिच हैव इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो तो पेयर्ड होते हैं सारे के सारे, और अगर इलेक्ट्रॉन्स सारे के सारे पेयर्ड है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स का डायपोल मोमेंट कैंसिल हो गया। क्योंकि एक ऑर्बिट में अगर दो इलेक्ट्रॉन्स है तो एक का इंट्रिंसिक स्पिन मोमेंट और एक का इंट्रिंसिक स्पिन मोमेंट इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, तो कैंसिलेशन। तो इफ यू हैव पेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर पेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो मतलब इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, राइट? तुम लिखते भी हो ना शेल फिल करते वक्त 1s2 2s2, और तुम दिखाते भी हो उसको। यू ड्रॉ सच अ डायग्राम जिसमें तुम जब इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग करते हो तो यू ड्रॉ ऑर्बिटल्स हियर, दिस आर ऑर्बिटल्स। फिर तुम ऐसा दिखाते हो, ये इलेक्ट्रॉन अप स्पिन डाउन स्पिन, अप स्पिन डाउन स्पिन। तो अगर मेरे पास इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो तो पेयरिंग होगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डायपोल मोमेंट एटम के पास 0 है, क्योंकि पेयर में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक दूसरे का डायपोल मोमेंट कैंसिल कर देते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से कैंसिलेशन होता है। बट अगर मेरे पास एटम है जिसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो तुम्हारे पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो एटम के पास देयर इज सम डायपोल मोमेंट, क्योंकि जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे वो तो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, लेकिन जो एक अनपेयर्ड रह गया वो क्या करता है, डायपोल मोमेंट में कंट्रीब्यूट करता है। मतलब इस केस में हर एक एटम के पास डायपोल मोमेंट है, इसलिए हम हर एक एटम को बोलते हैं टाइनी मैग्नेट्स। तो ईच ऑफ द एटम ऑफ विच सब्सटेंस, पैरा और फेरोमैग्नेटिक, दे हैव डायपोल मोमेंट्स। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता था? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में जब तुम सब्सटेंस बनाओगे तो ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से हर एक एटम को डायपोल मोमेंट मिला, तो जब लार्ज नंबर ऑफ एटम साथ में आएंगे तो सारे के सारे जो डायपोल मोमेंट्स है दे आर रैंडमली ओरिएंटेड, और बिकॉज ऑफ रैंडम ओरिएंटेशन नेट डायपोल मोमेंट विद द सब्सटेंस इज 0, बराबर। फिर तुम उसको एक्सटर्नल फील्ड में रखते हो और क्या होता है वो हमने डिटेल में सीखा। हमारा फोकस यहाँ पे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस पे नहीं है, हमारा फोकस है फेरोमैग्नेटिक पे। अब फेरोमैग्नेटिक में भी ऐसा ही होता है, यू हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बट इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो नेबरिंग डायपोल मोमेंट्स होते हैं, दे आर स्ट्रांगली कपल्ड थ्रू एन इंटरेक्शन कॉल्ड एज एक्सचेंज कपलिंग। तो यहाँ पे जो नेबरिंग एटम्स है दे हैव डायपोल मोमेंट, एंड दिस डायपोल मोमेंट ऑफ बोथ ऑफ दिस या फिर नेबर्स, इट इज स्ट्रांगली कपल्ड। तो यहाँ पे दो नेबरिंग डायपोल मोमेंट दे आर स्ट्रांगली इंटरैक्टिंग, जिसको तुम एक्सचेंज कपलिंग भी बोलते हो या एक्सचेंज इंटरैक्शन भी बोलते हो। तो इसकी वजह से छोटे छोटे रीजन बन जाते हैं इनसाइड द मटेरियल, और हर एक रीजन में इन ईच रीजन जितने भी डायपोल मोमेंट है उन सबका डायरेक्शन सेम है एक रीजन के अंदर, लेकिन डोमेन मतलब बेसिकली रीजन टू रीजन, नॉट ऑल ऑफ देम हैव सेम डायरेक्शन। इन अ गिवन रीजन yes all of them have same direction, but from region to region they don't have same direction। और if you remember एक रीजन के अंदर जितने भी डायपोल मोमेंट्स थे all of them are pointing in the same direction, तो उस डायरेक्शन को तुम बोलते हो डायपोल एक्सिस। याद है क्या? so this is a dipole axis of first domain, this is a dipole axis of second domain। ये डायपोल एक्सिस हो गया, इसका डायपोल एक्सिस यहाँ पे है, इसका डायपोल एक्सिस यहाँ पे है,
इसका डायपोल एक्सिस यहाँ पे है, राइट। तो सारे के सारे डायपोल एक्सिस मतलब डोमेन एक्सिस बेसिकली। तो ये जो हर एक डोमेन में ऑल द डायपोल मोमेंट्स आर पॉइंटिंग इन अ गिवन डायरेक्शन, तो ये जो डायरेक्शन है इसको बोलते हो डोमेन एक्सिस। और ये जो बाउंड्रीज है जो दो डोमेन को सेपरेट करता है इसको बोलते हो तुम, याद है क्या, डोमेन वॉल। ये अनमैग्नेटाइज्ड स्टेट है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इन अनमैग्नेटाइज्ड स्टेट, डोमेन एक्सिस आर रैंडमली ओरिएंटेड। तो डोमेन एक्सिस आर रैंडमली ओरिएंटेड। तो इसके बाद पूरा इस टॉपिक में ये भूलना ही नहीं, ये और इसके बाद क्या हो रहा है, क्योंकि ये पता होगा तो आगे कुछ समझेगा। तो हमने क्या किया, हमने लिया एक सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के एक्सिस पे, अभी एक्सिस भी ड्रॉ कर ही देता हूँ बिकॉज वी हैव ड्रॉन सो मेनी थिंग्स, तो एक एक्सिस भी ड्रॉ कर देते हैं। दिस इज द एक्सिस। सोलेनॉइड के एक्सिस पे हमने रख दिया एक फेरोमैग्नेटिक रॉड इन अनमैग्नेटाइज्ड स्टेट, मतलब दिस स्टेट। पक्का मैग्नेटाइज्ड स्टेट नहीं है, ये अनमैग्नेटाइज्ड स्टेट है। तो डोमेन एक्सिस आर रैंडमली ओरिएंटेड। अब तुम क्या करते हो, अब तक तुमने करंट भी पास नहीं किया, अब तुम करंट पास करना स्टार्ट करोगे। लेकिन करंट पास करने से पहले you have to know few equations. Number one, you should know that total field B is field due to, if you remember, current and field due to magnetization of the sample. And if you remember, ये होता है mu 0 ni, right? प्लस ये होता है mu 0 mz बराबर। फिर mu 0 अगर मैं कॉमन निकाल लेता हूँ तो ये होता है ni प्लस mz, right? Then you should know, of course, what you should know, of course, is Ni is H, field intensity, जिसको तुम मैग्नेटाइजिंग फील्ड भी बोलते हो, प्लस mz। अब ये याद रखना, ये H भी हमको काम में आने वाला है क्योंकि हम H प्लॉट करने वाले हैं। ये प्लॉटिंग H, तो तुमको H क्या है वो पता होना चाहिए। इसका मतलब ये है, वो इक्वेशन एक दिया है आपको, यू हैव बीन गिवन इक्वेशन, वो कहाँ से है बस वही बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये आ गया b बाय म्यू 0, b बाय म्यू 0 इक्वल्स टू h प्लस mz, h प्लस mz बराबर। तो व्हाट इज h, b बाय म्यू 0 माइनस mz। दिया कैसा है इक्वेशन, एक इक्वेशन दिया है आपको, दिया है ऐसा, mz मतलब उन्होंने m लिखा है इसको, तो आपको नोट्स में दिया है इक्वेशन। तो दिस इज h, ये h, दिस इज h एंड दिस इज ऑल्सो h। तो जो जो तीन इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है ना, आई विल जस्ट राइट इट डाउन, आई विल जस्ट हाईलाइट देम डाउन इन फैक्ट। तो रिमेंबर, एक इक्वेशन ये है विच इज रियली इंपॉर्टेंट, एक इक्वेशन ये है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और एक इक्वेशन ये है विच इज अगेन इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हिस्टेरेसिस। यहाँ तक क्लियर। हमारे पास सोलेनॉइड था, सोलेनॉइड पे वाइंडिंग होता है, वाइंडिंग है, उसके एक्सिस के अलॉन्ग मैंने एक रॉड रख दिया फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का। हमको प्लॉट करना है ग्राफ ऑफ H विच इज मैग्नेटाइजिंग फील्ड, और प्लॉट करना है B विच इज द टोटल फील्ड। इसलिए ये दो इक्वेशन तुमको लगेंगी, राइट। हमने सबसे पहले इसके एक्सिस पे जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस रखा है वो अनमैग्नेटाइज्ड स्टेट में है, और अनमैग्नेटाइज्ड स्टेट में फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में देयर आर स्मॉल डोमेन्स, और हर एक का डोमेन एक्सिस इज पॉइंटिंग इन सम डायरेक्शन। तो रैंडम ओरिएंटेशन है, और अगर रैंडम ओरिएंटेशन हो तो व्हाट इज द नेट मैग्नेटिक मोमेंट, 0, इसलिए उसको बोलते हो अनमैग्नेटाइज्ड स्टेट। जब तक मैंने करंट पास नहीं किया तब तक ना H की वैल्यू 0 है, मतलब मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग बिकॉज करंट इज 0, करंट 0 है मतलब H 0 है, और mz भी 0 है क्योंकि अनमैग्नेटाइज्ड है। और mz याद है क्या आपको, व्हाट इज mz, नेट डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। कोई भी सब्सटेंस मैग्नेटिक कब होता है, जब उसके यूनिट वॉल्यूम में कुछ ना कुछ रिमेनिंग डायपोल मोमेंट हो। यहाँ पे क्योंकि रैंडम ओरिएंटेशन है तो मैग्नेटाइजेशन हुआ क्या सैंपल का, नहीं। इसका मतलब mz भी 0 है और h भी 0 है, तो b क्या है, 0 है। तो रिमेंबर, तो आपका ग्राफ O से स्टार्ट होगा, इसलिए मैंने बोला यू हैव टू बी केयरफुल हियर। नाउ व्हाट यू डू इज, अब तुम करंट बढ़ाते जाओगे। When you increase current, मतलब you are actually increasing H, and if you are increasing current, remember, करंट बढ़ने की वजह से जो सोलेनॉइड में जो करंट है, करंट क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड।
इसका मतलब ये भी बढ़ने लगा, और ये एक्सिस पे होता है। याद है कि B0NI इज द फील्ड एट द एक्सिस ऑफ सोलेनोइड। तो इफ आई इंक्रीज करंट, दो चीजें हो रही है, यहाँ पे ध्यान, यहाँ पे ध्यान। अगर करंट बढ़ रहा है तो H की वैल्यू बढ़ेगी, H की वैल्यू बढ़ेगी तो ग्राफ राइट साइड में जाएगा। पक्का पक्का, श्योर श्योर, गुड। और उससे क्या होगा, एक तो H की वैल्यू बढ़ी गई, करंट तो राइट, ग्राफ तो राइट में जाएगा, लेकिन करंट बढ़ने की वजह से एक्सिस पे फील्ड बढ़ रहा है। और अगर एक्सिस पे फील्ड बढ़ रहा है तो जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस अब तक जीरो एक्सटर्नल फील्ड में था, अब वो एक एक्सटर्नल फील्ड में आ गया। और अगर आपको याद होगा, जो याद होना चाहिए अब, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनोइड, राइट, याद है क्या, विच रूल, राइट हैंड थंब रूल। आपको यू हैव टू रिमेंबर द थंब, यू हैव टू टेक योर राइट हैंड, कर्ल योर फिंगर्स अराउंड आउट एंड आउटस्ट्रेक द थंब। अगर थंब करंट का डायरेक्शन देता है तो फिंगर्स का देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। और अगर फिंगर्स करंट के डायरेक्शन में पॉइंट करे तो थंब क्या दे रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। तो रिमेंबर जब इसमें से करंट पास होगा कॉइल में से, तो फिंगर्स दे आर रिप्रेजेंटिंग करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अलोंग द थंब मतलब एक्सिस। और तुम्हारा रॉड भी कहाँ रखा था, एक्सिस पे। मतलब अब जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, इट इज इन एन एक्सटर्नल फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय सोलेनोइड, लाइक दैट। पक्का। तो जब तुम एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हो तो क्या होने लगता है, हाँ क्या होगा, मैग्नेटाइजेशन होगा। मतलब ये जो डोमेन एक्सिस है, दे स्टार्ट रोटेटिंग। तो सारे के सारे डोमेन एक्सिस दे ट्राई टू अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड कौन डिसाइड कर रहा है, करंट डिसाइड कर रहा है, मतलब H डिसाइड कर रहा है। तो जैसे जैसे करंट की वैल्यू मतलब H की वैल्यू बढ़ेगी, वैसे वैसे फील्ड बढ़ेगा, और फील्ड बढ़ेगा, जैसे जैसे फील्ड बढ़ेगा वैसे वैसे ज़्यादा से ज़्यादा डाइपोल एक्सिस, डोमेन एक्सिस क्या होने लगेंगे, अलाइन होने लगेंगे। और अगर आपको याद होगा, इफ़ यू रिमेंबर, जब डोमेन एक्सिस अलाइन होता है तो ये वॉल्स, जानबूझ के मैंने वॉल को भी रोटेट किया, वॉल्स ऑल्सो स्टार्ट पुशिंग ईच अदर एंड ये वॉल्स दे स्टार्ट गेटिंग डैमेज्ड एंड फाइनली दे गेट डिस्ट्रॉयड। और सफिशिएंटली हाई करंट के लिए, इफ यू हैव अ सफिशिएंटली हाई करंट, all the domain axis, मतलब basically all the dipoles are pointing in the same direction, that is along the magnetic field। तो जैसे जैसे मैं H की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे mz बढ़ रहा है, मैग्नेटाइजेशन बढ़ रहा है ना, क्योंकि मोर एंड मोर डाइपोल्स आर अलाइनिंग इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। मतलब H तो बढ़ ही रहा है, साथ में कौन बढ़ रहा है, mz, मतलब B बढ़ रहा है। तो ये जो पार्ट है, ये ग्राफ का पार्ट आप दिखाते हो ऐसा, और ये नॉन लीनियर होता है। तो इफ यू लुक, इट इज नॉन लीनियर। अगर आप ग्राफ चेक करोगे आपका, तो वो नॉन लीनियर बिहेवियर होता है, इट इज अ नॉन लीनियर बिहेवियर। तो वो ऐसा बढ़ता है, गुड, पक्का पक्का। फॉर सर्टन वैल्यू ऑफ करंट, मतलब फॉर सर्टन वैल्यू ऑफ H, द फील्ड बिकम्स सो स्ट्रॉन्ग कि सारे के सारे डाइपोल क्या हो गए, अलाइन हो गए। अब तुम इसके बाद करंट कितना भी बढ़ा लो, देयर इज नो यूज, क्योंकि सारे ही अलाइन हो गए। अभी क्या होगा, और इसलिए इस ए पॉइंट को बोलते हैं सैचुरेशन। क्या बोलते हैं इसको, सैचुरेशन। तो दिस इज सैचुरेशन पॉइंट, सैचुरेशन पॉइंट, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे फिर, एंड रिमेंबर दिस इज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब हम लोग जो करंट पास कर रहे थे, हम उस करंट को अब जीरो करने लगेंगे। मतलब पहले इंक्रीज किया, अब डिक्रीज किया। तुम जब करंट इंक्रीज कर रहे थे तो H बढ़ रहा था, अब तुम करंट डिक्रीज कर रहे हो तो H कम हो रहा है, H कम हो रहा है, रिमेंबर H कम हो रहा है। तो पहले ग्राफ गया था लेफ्ट से राइट, अभी वापस आएगा टूवर्ड्स लेफ्ट, क्योंकि क्या कम हो रहा है, H कम हो रहा है, H कम हो रहा है, करंट कम हुआ, H कम हुआ, होते गया ये पॉइंट आया। अब बोलोगे जब H की वैल्यू इनिशियली जीरो थी तो टोटल फील्ड भी क्या थी, जीरो, लेकिन अब H की वैल्यू जीरो हो गई क्योंकि करंट क्या हो गया, जीरो, लेकिन B जीरो नहीं है। क्यों नहीं है, ये फेरोमैग्नेटिक है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या करता है आपको पता है, एक बार डोमेन वॉल्स डिस्ट्रॉय हो गए
तो आई टोल्ड यू इट गोज इनटू गजनी मोड, इट डज नॉट रिमेंबर ओरिजिनल अलाइनमेंट, मतलब इट बेसिकली रिटेन्स सर्टन अमाउंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो सैंपल अब करंट हटाने के बाद, मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल जीरो होने के बाद, कुछ डोमेन्स ऐसे कुछ डोमेन एक्सेस मतलब कुछ डायपोल मोमेंट ऐसे होंगे जो मे बी दे गेट मिसअलाइंड, लेकिन एज अ होल बहुत सारे डायपोल मोमेंट्स अभी भी सेम डायरेक्शन में है। इसका मतलब मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन जीरो नहीं हुआ, मतलब अभी इसको तुम अनमैग्नेटाइज स्टेट में नहीं ला सकते हो। तो इसका मतलब इवन आफ्टर यू कट ऑफ करंट, मतलब you basically make magnetizing field zero, the substance, the material still retains some amount of magnetic field magnetization, इसलिए इसको क्या बोलते हो, रिटेंटिविटी। तो जो पॉइंट भी है ये क्या है, रिटेंटिविटी। देख लो है क्या रिटेंटिविटी है, बी पॉइंट को रिटेंटिविटी लिखा होगा, है ना। गुड गुड। अब देन व्हाट वी डू इज, करंट पहले बढ़ाया फिर कम किया, जीरो से मैक्सिमम ले गए फिर जीरो कर दिया। अब हम करंट को उल्टे डायरेक्शन में बढ़ाते हैं, नेगेटिव डायरेक्शन में। पहले अगर क्लॉकवाइज करंट था तो अभी एंटी क्लॉकवाइज करंट करेंगे। अब जब तुम करंट को उल्टे डायरेक्शन में बढ़ा रहे हो तो क्या हो रहा है, तो ये हो रहा है कि अब मैग्नेटिक फील्ड उल्टे डायरेक्शन में बढ़ रहा है, मतलब वापस से एक्सटर्नल फील्ड प्रोड्यूस हो गया। और अब ये जो डायपोल मोमेंट्स है, they will start interacting with external field and they start aligning themselves with the field। तो ऐसा होता जाएगा, ऐसा होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, बराबर, पक्का पक्का, श्योर श्योर, 100% श्योर, गुड। तो ग्राफ पे ये कैसे दिखेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट, हाउ डज इट लुक ऑन द ग्राफ। तो H की वैल्यू नेगेटिव हो रही है, क्या हो रही है, नेगेटिव। H की वैल्यू क्या हो रही है, नेगेटिव। H की वैल्यू क्या हो रही है, नेगेटिव, भूलना नहीं। H की वैल्यू क्या हो रही है, नेगेटिव, भूलना नहीं इसको। और ये डायपोल्स क्या कर रहे हैं, खुद को क्या कर रहे हैं, अलाइन कर रहे हैं इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो एक स्टेज ऐसा आता है, इट इज इंपॉर्टेंट, H इज नेगेटिव, MZ इज पॉजिटिव, सारे के सारे नहीं अलाइन हुए, सम हैव अलाइंड। एक स्टेज ऐसा आएगा जितनी MZ की पॉजिटिव वैल्यू है उतनी ही H की नेगेटिव वैल्यू है, बराबर। तो टोटल फील्ड जीरो हुआ, ना MZ जीरो हुआ ना H जीरो हुआ, टोटल फील्ड कितना हो गया, जीरो। अगर y एक्सिस y वैल्यू जीरो तो पॉइंट कहाँ होता है, x एक्सिस पे, वेरी गुड। तो फिर तुमको ऐसा दिखेगा, यू विल सी द ग्राफ इज लाइक दैट। इसको तुम बोलते हो कोर्सिविटी। तो रिमेंबर यहाँ पे H इज नेगेटिव, द वैल्यू ऑफ नेगेटिव वैल्यू ऑफ H फॉर विच टोटल फील्ड इज जीरो। यहाँ पे ना MZ जीरो है ना H जीरो है, टोटल इज जीरो, क्योंकि MZ की जितनी पॉजिटिव वैल्यू थी उतनी की उतनी H की नेगेटिव वैल्यू है, बराबर, राइट, गुड गुड, कोर्सिविटी। अब अगर मैं करंट को नेगेटिव डायरेक्शन में और भी बढ़ाते गया, इफ आई गो ऑन इंक्रीजिंग करंट इन नेगेटिव डायरेक्शन, क्या होगा फिर, जो बचे फुचे डायपोल मोमेंट थे वो भी क्या करने लगेंगे, खुद को अलाइन करने लगेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। और एक स्टेज ऐसा आएगा, सारे के सारे डायपोल मोमेंट खुद को अलाइन कर लिए इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, मतलब सैचुरेशन आ गया। लेकिन सैचुरेशन यहाँ पे नेगेटिव साइड पे है। अब तो यहाँ पे सैचुरेशन तो हुआ, यस हुआ, लेकिन सैचुरेशन इज ऑन द नेगेटिव साइड नाउ। तो यहाँ पे आपको मिलेगा नेगेटिव सैचुरेशन पॉइंट। तो डी भी है सैचुरेशन, डी भी है सैचुरेशन, बराबर, पक्का पक्का, श्योर श्योर, गुड। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले हमने जीरो से पॉजिटिव करंट किया था मैक्सिमम, फिर जीरो किया था, फिर नेगेटिव किया मैक्सिमम, अभी क्या करेंगे, जीरो करेंगे, फिर वापस क्या जाएंगे, पॉजिटिव करंट के साइड में जाएंगे। तो जब आप ऐसा करते रहोगे तो फिर ये लूप हो जाएगा कंप्लीट। ये लूप कंप्लीट होगा, इफ यू कीप ऑन डूइंग दिस यू गेट अ कंप्लीट लूप। और ये जो कंप्लीट लूप है इसको तुम बोलते हो, पता है क्या बोलते हो, हिस्टेरेसिस, पक्का, गुड गुड, दैट इज ऑल अबाउट हिस्टेरेसिस। कुछ ज़्यादा नहीं है, मैं एक बार सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ हिस्टेरेसिस समझने के लिए। अभी डायग्राम्स आपको दिए नहीं है नोट्स में, तो यू हैव टू इमेजिन
आपके पास एक सोलेनॉइड है, उसके ऊपर वाइंडिंग है, फिलहाल कोई करंट नहीं है, उसके एक्सिस पे तुमने रख दिया एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इन अनमैग्नेटाइज्ड स्टेट। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस अनमैग्नेटाइज्ड स्टेट में हो तो डोमेन एक्सिस रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, मतलब टोटल मैग्नेटाइजेशन इज जीरो, और करंट भी नहीं है तो एच कॉन्ट्रीब्यूशन भी नहीं है, mz भी नहीं है, तो बी की वैल्यू क्या है, जीरो। जागो जागो, इट्स ऑल न्यू डे। तो h इज जीरो एंड व्हाट इज जीरो, mz is 0, h is 0 and mz is 0, तो b is 0. Now you start increasing current in positive direction. When you increase current, h will increase. क्योंकि h increase हो रहा है तो ये h सेंटर पे एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा जहां पे तुम्हारा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस था, तो वहां के जो डोमेन एक्सिस है दे स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद एक्सटर्नल फील्ड, बराबर, पक्का पक्का। तो इतना ज़्यादा करंट हो गया कि सारे के सारे डोमेन एक्सिस एक्सटर्नल फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होगा, उसको बोलते हो सैचुरेशन। तो वो दैट इज ए पॉइंट ऑन द ग्राफ, दैट इज ए पॉइंट। फिर आपने क्या किया, करंट को जीरो किया। अब करंट को तुमने जीरो तो कर दिया, करंट तुम कम करते गए करंट तो जीरो कर दिया, तो एच की वैल्यू जीरो हुई, लेकिन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में एक बार तुम्हारे डोमेन वॉल्स डिस्ट्रॉय हो गए, डोमेन्स डिस्ट्रॉय हो गए, तो उसके बाद सब्सटेंस कभी भी नेचुरली अनमैग्नेटाइज्ड स्टेट पे जाता नहीं। नेचुरली बोल रहा हूँ मैं, नेचुरली इट कैन नॉट गो टू अनमैग्नेटाइज्ड स्टेट because some of the dipole moments still remain aligned in a certain direction. तो h की वैल्यू जीरो हो गई, लेकिन टोटल फील्ड b जीरो नहीं हुआ, उसको तुम बोलते हो रिटेंटिविटी, वो है ये पॉइंट आपका b। फिर आप क्या करते हो, अभी आप नेगेटिव डायरेक्शन में करंट इंक्रीज करते हो। नेगेटिव डायरेक्शन में करंट इंक्रीज करना मतलब h इंक्रीज करना, बट लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में फील्ड बनाना कहाँ पे, एक्सिस पे, बराबर। फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे mz का कॉन्ट्रीब्यूशन और h का कॉन्ट्रीब्यूशन इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, mz पॉजिटिव है और h नेगेटिव है, तो माइनस एच और प्लस mz हो जाएगा जीरो, मतलब b की वैल्यू हो गई जीरो। इंडिविजुअली ना h जीरो है ना mz जीरो है, h नेगेटिव है, इसलिए वो पॉइंट वो नेगेटिव एक्सिस पे दिखेगा, जिसको तुम बोलते हो कोर्सिविटी। अब आप करंट को और नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज करते हो फर्दर। कब तक इंक्रीज करते हो, जब तक सारे के सारे डायपोल मोमेंट उल्टे डायरेक्शन में अलाइन नहीं हो जाए, वो हो गया, उसको बोलते हो सैचुरेशन। फिर अभी नेगेटिव से वापस आप करंट को ले जाते हो कहाँ पे, जीरो पे, राइट। फिर जीरो से वापस पॉजिटिव साइड पे लेके जाते हो, तो और एक पार्ट मिलेगा ग्राफ का, एंड दिस कंप्लीट लूप इज कॉल्ड एज हिस्टेरिसिस। गुड, डन। तो दैट इज ऑल अबाउट हिस्टेरिसिस। सो हमारा ये चैप्टर हो गया यहाँ पे खत्म।